हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस चैप्टर में अभी इससे पहले हमने सबसे पहले देखा कि लेविस एसिड्स क्या होते हैं, फिर लेविस बेस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि जो लेविस बेस होते हैं उनको ही हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो लिगेंड्स होते हैं उनकी डेंटिसिटी क्या होती है। ठीक, कि उनके जो लिगेंड्स होते हैं उनकी डेंटिसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जो हमारे लिगेंड्स हैं, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं, बांटे गए हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो जो हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम देख रहे थे कि पहला होता है मोनोडेंटेट। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी 1 होती है। फिर हमने देखा बाइडेंटेट। ठीक, उसके बाद देखा पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं उसी में एक लिगेंड होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है EDTA। ठीक है, तो देखिए EDTA जो ये लिगेंड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये 2020 इसी साल केमिस्ट्री में CBSE 12th में ये आया हुआ है। ठीक है, ये पूछ लिया था सिंपल कि EDTA इज अ बाइडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड और ये सब। ठीक, 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो देखिए EDTA के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये EDTA होता क्या है। देखिए, तो सी द नेम ऑफ दिस लिगेंड इज EDTA। इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा टी से टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आपको देखने में थोड़ा सा ये लग रहा होगा, अगर आपने इस चैप्टर को पिछले वीडियोस को पिछले क्लासेस को आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये जो EDTA है ये कहीं ना कहीं इथाइलिन डाइअमीन के सिमिलर है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन EN, जो हम EN नाम का जो लिगेंड हम देख रहे थे उससे थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये जो लिगेंड होता है EDTA ये इथाइलिन डाइअमीन से ही आया है। ठीक, कैसे देखते हैं, तो देखिए हमारा इथाइलिन डाइअमीन क्या होता था। इथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला ये होता था CH2 NH2 CH2 NH2, और यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता था। ठीक है, तो देखिए ये है इथाइलिन डाइअमीन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये इथाइलिन डाइअमीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके पास कितने पेयर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के, तो 2 पेयर हैं, एक इस नाइट्रोजन के पास है और एक इस नाइट्रोजन के पास है। तो ये जो इथाइलिन डाइअमीन का एक मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2। ठीक है, अब यहीं से आएगा EDTA। देखिए कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो इथाइलिन डाइअमीन का एक मॉलिक्यूल है इसमें ये जो 4 हाइड्रोजन के एटम हमको दिख रहे हैं इन चारों हाइड्रोजन को हटा देंगे और इन चारों हाइड्रोजन की जगह COOH वाला ग्रुप हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एसीटेट है ना, और टेट्रा एसीटेट का मतलब 4, तो इसलिए चारों हटाएंगे चारों लगाएंगे। तो देखिए ये CH2 ऐसे ही रहेगा, ये CH2 ऐसे ही रहेगा, ये नाइट्रोजन अब 2 हाइड्रोजन से नहीं 2 COOH इस ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन द सेम वे ये नाइट्रोजन भी COOH और ये नाइट्रोजन भी COOH। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमने एक्चुअली कुछ चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था अब नहीं रहेगा, अभी भी इसके पास लोन पेयर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, ध्यान से देखिए, पहले भी ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना रहा था, एक इस कार्बन के साथ और 2 इस हाइड्रोजन के साथ। अभी भी ये 3 बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस ग्रुप के साथ और एक इस ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो देखिए ये वाला जो अभी मैंने बनाया है, ठीक, ये जो मॉलिक्यूल है ये है EDTA का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, EDTA का ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो EDTA होता है ये बाइडेंटेट होगा कि क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये आया है इथाइलिन डाइअमीन से और इथाइलिन डाइअमीन तो होता है बाइडेंटेट, लेकिन ये क्या होता है, तो देखिए ये बाइडेंटेट एक्चुअली EDTA जो होता है वो बाइडेंटेट भी होता है, ट्राइडेंटेट भी होता है, टेट्राडेंटेट भी होता है। ठीक है, और हेक्साडेंटेट मतलब इसकी डेंसिटी 6 तक जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता चलेगा EDTA की डेंसिटी बाइडेंट मतलब 2 है कि 3 है। ठीक है, जैसे मैं अभी पूछूं, अभी ये जो EDTA का मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है यहाँ पे कितने
फ्री इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो या तो लोन पेयर के फॉर्म में हो या तो माइनस चार्ज के फॉर्म में हो, ठीक। तो यहाँ पे हमको कहीं माइनस चार्ज तो दिख नहीं रहा है, लोन पेयर दिख रहा है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, एक ये एक ये, ठीक। तो ये EDTA का एक मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2। तो देखिए हम लिखते हैं EDTA की डेंसिटी 2, मतलब ये बाइडेंटेट। लेकिन फिर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि EDTA की डेंसिटी 6 होती है, ठीक है। हेक्साडेंटेट भी होता है वो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता है, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, और हमको पता है जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ईजिली H+ आयन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो एसिड्स होते हैं उनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयन बहुत ईजिली रिलीज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो EDTA का एक मॉलिक्यूल है इसमें से हम H+ आयन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। H+ आयन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, किसी के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को। तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को, तो इस पे आ जाएगा H+ और ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन ये है कि चारों हाइड्रोजन एक ही बार निकल जाएंगे कि एक एक करके। तो देखिए कभी कभी एक हाइड्रोजन निकलेगा, कभी 2 निकलेगा, कभी 3 निकलेगा, कभी 4 निकलेगा। हम सब केस को देखते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट केस है कि एक हाइड्रोजन निकला, इन चारों में से कोई एक हाइड्रोजन। लेट्स कंसीडर कि ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, इस वाले ग्रुप का ये वाला हाइड्रोजन। तो देखिए होगा क्या, ये CH2 ऐसे ही रहेगा, ये CH2 ऐसे ही रहेगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा ही, यहाँ पे भी लोन पेयर इसके पास रहेगा ही, ठीक है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से H+ मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अच्छा, तो अब इस ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ से रिलीज क्या हो गया, H+ आयन बाहर चला गया। जो बाहर गया उसको अभी हमको नहीं देखना, उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ये COOH ऐसे ही रहा, ये COOH ऐसे ही रहा, और ये COOH ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखिए, ये जो EDTA का अब ये जो मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए मैंने बोला है डेंसिटी का मतलब जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल उतना फॉर्म करता है जितना उसके पास या तो लोन पेयर हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ना लिए हो, ठीक है। तो देखिए पहले इसके पास 2 लोन फ्री इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर थे, ठीक है। अभी भी इसके पास ये 2 लोन पेयर है, लेकिन हुआ क्या, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर और आ गया। कैसे, ये देखिए, ये एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ पहले क्या था, ये COOH, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। हमको पता है COOH का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, इसको दे रहा है। तो और अब इस ऑक्सीजन के पास ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये भी अब इसके पास आ गया, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के पास अब ये फ्री हैं, अब ये किसी के साथ बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है। पहले ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, लेकिन अब ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ माइनस चार्ज आया, ठीक। तो माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 पेयर हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन के। अब ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी हो गई 3, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें मतलब ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या अंतर है, ठीक। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो इसको हम सिंपल EDTA लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल को अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे EDTA और -1 यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इस पे ओवरऑल -1 का चार्ज है, ठीक है, -1 का चार्ज है। क्यों -1 का चार्ज है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चला गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, EDTA -1 की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अगर EDTA बस EDTA की डेंसिटी बोले तो 2, लेकिन EDTA -1 मतलब एक वहाँ से हाइड्रोजन चला गया उसकी 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 1 निकाले यहाँ से, अब 2 निकाल देंगे,
फिर 3 निकाल देंगे, फिर चारों निकाल देंगे। तो देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे पहुँचता हूँ डायरेक्ट, जब हम चारों निकाल देंगे तब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए हम सीधे फोर्थ वाले केस में आ रहे हैं, ठीक है। जब चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो देखिए क्या होगा, तो ये CH2 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, और होगा क्या, ये यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, और यहाँ भी माइनस आ गया। क्यों क्यों सब पे माइनस आ गया, क्योंकि चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर चले गए H+ के फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं बोलूँ ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका मॉलिक्यूल है, तो ये भी EDTA का ही मॉलिक्यूल है, EDTA से ही तो आया है, ठीक है। लेकिन ये इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे EDTA, और यहाँ लगाएंगे हम -4, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 हम इसलिए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर -4 का टोटल चार्ज है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए डेंसिटी, ये 2 लोन पेयर तो है यहाँ पे, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, और ये एक बॉन्ड यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, 5, 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल फॉर्म करेगा। तो ये जो है, ये जो EDTA का मॉलिक्यूल है ये है हेक्साडेंटेट, मतलब इसकी डेंसिटी हो गई 6, ठीक है। नॉर्मल अगर EDTA कोई पूछे तो वो है बाइडेंटेट, मतलब जिस पे कोई पावर नहीं है, लेकिन EDTA के ऊपर अगर -4 है तो वो हेक्साडेंटेट, ठीक है। चलिए, तो ये EDTA थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको देखना जरूरी था। चलिए ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुझे स्टार्ट करना था लेकिन ये EDTA बच गया था, ठीक। तो हमने देख लिया लिविस एसिड, लिविस बेस, डेंसिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है, और ये सब चीज़ें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका हम नाम कैसे देते हैं। अच्छा देखिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये सब हम पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में कुछ टाइप्स और होते हैं, वो छूट गया है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को हम अच्छे से अगर कर पाएँ, अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन होते हैं अगर उनको हम अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए जो प्रीवियस नॉलेज है, जैसे डेंसिटी क्या होती है, किन लिगेंड्स की डेंसिटी 1 होती है, किन लिगेंड्स की डेंसिटी 2 होती है, ये सब नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जितने अच्छे से आप जानेंगे, आगे के क्वेश्चन आप उतने ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले पिछले की चीज़ों को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम जो ये नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देने जा रहे हैं, वो किसका देने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले अभी तक मैंने इस चैप्टर में ये हमको ये नहीं मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस कंपाउंड्स को बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने क्लास 9, 10 छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एक होते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिन कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नाम का जो कंपाउंड है हमारा, तो इस कंपाउंड में सोडियम और क्लोरीन के एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। दैट्स वाई NaCl इज कॉल्ड एज या नोन एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ध्यान सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं अब कि कोवैलेंट कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है H2। तो हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना है, फॉर्म किए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोजन नाम का जो कंपाउंड है, इसमें क्या हो रहा है कि ये एटम और ये एटम, इन 2 एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ सीखा कि आयनिक कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ऐसे ही कोवैलेंट कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जिनमें एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे ही हमको लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, हमको लगता है ऐसे। लेकिन ये बात
पूरी तरह कंप्लीट सही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं होता है, जैसे देखिए आयनिक कंपाउंड्स में तो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है, ऐसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन एक और टाइप का अलग बॉन्ड होता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता क्या है, अभी तक जो भी पिछली चीज़ें हमने देखा है, लिविस एसिड, लिविस बेस जो हमने पढ़ा है, उसका यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, तभी ये और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल एटम होता है जो मेटल होता है, इसीलिए उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, या सेंट्रल एटम बोल लो। तो एक सेंट्रल एटम होता है हमारे पास। अच्छा, और ये इसका नेचर होता है लिविस एसिड होता है। ये लिविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि लिविस एसिड किसको बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो यहाँ लिविस एसिड की जगह क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले पिछले क्लासेस में बता रखा है, एक बार और बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो लिविस एसिड की जगह आते हैं वो आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ये सब, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब वो लिविस एसिड होते हैं। हाँ, तो वो लिविस एसिड होते हैं। क्वेश्चन होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिविस एसिड क्यों होते हैं, ठीक। तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लिविस एसिड होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि लिविस एसिड होता है, जिसका नेचर लिविस एसिड जैसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमको पता है लिविस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तब तो करेंगे जब इनको इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला हो, और हमको पता है कि लिविस एसिड को इलेक्ट्रॉन देता कौन है, तो लिविस बेस। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिविस बेस के कई मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे इस लिविस एसिड को, ठीक है। तो मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल अप्रोच किए इस लिविस एसिड को मतलब सेंट्रल एटम को। अब यहाँ से दो मॉलिक्यूल अगर अप्रोच करेंगे, और मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी 1 है, मतलब मोनोडेंटेट है दोनों मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये लिविस बेस यहाँ से आया, ये लिविस बेस यहाँ से आया, और इनने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, ठीक है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ सेंट्रल मेटल एटम की जगह हमारे पास है निकल। निकल एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लिविस एसिड होता है ये, ठीक है, निकल है। अब ये लिविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से अमोनिया NH3, ठीक है, हमको पता है NH3 लिविस बेस होता है, इसके पास यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो कि ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इस निकल जो है इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो निकल है इसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये एक लोन पेयर यहाँ से ले लेगा, 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 ठीक है। अच्छा, मतलब ये निकल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, मतलब एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये Ni, इसके बगल में हम अमोनिया लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने अमोनिया, 4 अमोनिया, ठीक है, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। बड़े ब्रैकेट के अंदर पहली चीज़ तो ये लिविस एसिड होता है, मतलब सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। और इसके बगल में जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, लिविस बेस होता है, या फिर हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि इसी लिविस बेस को लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एक तो हमारा होता है सेंट्रल एटम या लिविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और बाकी इसके बगल में जो होते हैं वो होते हैं लिविस बेस जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके, ठीक है। तो याद रखिएगा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स होते हैं, ठीक, और लिगेंड के साथ सेंट्रल एटम होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर क्या होते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, उसमें एक आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म होता है, मतलब उसमें जो सेंट्रल एटम होता है
एक बार बताइए, इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन है? निकल है। निकल अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये किसी और एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ ये आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा यहाँ पे 2 क्लोरीन आ सकता है, 3 क्लोरीन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये कंपाउंड मैंने लिख दिया, तो ये कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो निकल है वो 4 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मतलब इनके चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है। ठीक है, और फिर क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब क्लोरीन को बाद में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। वो सब चीज़ें बात की हैं, वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, जब हम आगे वर्नर थ्योरी और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये और अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए नॉमेनक्लेचर के लिए बस इतना समझिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लीजेंड्स होते हैं, और लीजेंड्स के बगल में जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, मतलब लिविस एसिड होता है। ठीक है, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं तो लिविस एसिड होते हैं और लिविस बेस होते हैं। बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो होता है, ठीक, वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिए, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंटिटी। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर भी हम 2 टाइप से करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये 2 टाइप का हो सकता है। पहला चीज़ कि ये लेफ्ट में हो, मतलब लेफ्ट साइड में हो, और जो एटम आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है वो राइट में हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख दूं NiNH3 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2। अब देखिए ये देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो निकल है ये 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, और बाद में फिर 2 क्लोरीन एटम के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब देखिए सेकंड, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट अब चला गया इधर। ठीक, ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए हाँ निकल ही है। ठीक है, और यहाँ NH3 6। ठीक, और यहाँ मान लेते हैं हम, अच्छा 6 तो नहीं लिखेंगे, NH3 नहीं लेते हैं, यहाँ पे साइनाइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे साइनाइड ले लेते हैं Cl। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया K4। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये K4 है, ये Ni है, CN6। अब समझिए, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो लेफ्ट में है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में है। तो ध्यान से देखिए, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं 2 टाइप के होते हैं। मतलब या तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लेफ्ट में रहेगा या तो बड़ा वाला ब्रैकेट राइट में रहेगा। जब बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट में हो तब इसको कंपाउंड को नाम देने का रूल अलग होता है, और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में हो तब कंपाउंड को नाम देने का रूल अलग होता है। बस 2 ही रूल होते हैं टोटल पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देने का। ठीक है, अगर उन 2 रूल को हम अच्छे से समझ जाएं तो कभी भी हमको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब ये सब जो फर्दर हम रूल पढ़ने से पहले एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl सोडियम क्लोराइड में जो Na होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है, और ये जो क्लोरीन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज़ समझ रहे हैं, ठीक, कि जो कैटायन होते हैं उनको हम लेफ्ट में लिखते हैं और जो एनायन होते हैं उनको हम राइट में लिखते हैं। ठीक, ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे मैं लिखूँ KCl तो हम KCl ऐसे लिखते हैं, कभी हम ऐसे नहीं लिखते हैं Cl के, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट में लिखते हैं वो कैटायन है और जो राइट में लिखते हैं वो एनायन है।
मतलब लेफ्ट में जो लिखते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है और जिसको राइट में लिखते हैं उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। यही सेम चीज़ हमको इसमें लगाना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, अगर बड़ा वाला ब्रैकेट लेफ्ट में है तो जो चीज़ें लेफ्ट में होती हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो प्लस वाला। ठीक है, और प्लस वाला चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट में है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक, ठीक है, इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा, CATIONIC। ठीक है, ओ यहाँ पे छूट गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा वाला ब्रैकेट राइट में चला आया तो अब बड़े वाले ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, तो हमको पता है जो राइट में होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड होगा इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, याद रखिएगा, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है या तो बड़ा वाला ब्रैकेट लेफ्ट में हो। ठीक है, तो लेफ्ट में है मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जिसके ऊपर प्लस होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लीजिए ये ऐसे दे देगा, ये सेम क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये NiNH3 6। ठीक है, और यहाँ पे अब बाहर कुछ देगा ही नहीं, यहाँ Cl2 देगा ही नहीं। मान लीजिए हमने इस कंपाउंड का आयनाइजेशन करा लिया। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है उसको तोड़ देंगे। तो देखिए, मान लीजिए इस कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड है उसको हम तोड़ दें। आयनिक बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, ये क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बनाया, तो मान लीजिए इसको हम तोड़ देंगे तो आयनाइजेशन होगा तो ये 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा तो अब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, तो देखिए यहाँ से क्या -2 चार्ज बाहर जाएगा। हमको पता है जब क्लोरीन बाहर निकलता है तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा तो -2 का चार्ज बाहर जा रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड पे कितने का चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड पे +2 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर प्लस चार्ज हो या फिर लेफ्ट में लिखा हो तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर माइनस चार्ज हो या फिर राइट में लिखा हो तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसको ध्यान में रखते हुए 2 रूल है हमारे पास। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम देने का अलग तरीका और एनायनिक वालों का अलग तरीका। पहले हम देखेंगे कैटायनिक वालों का। हाँ, तो देखिए, पहला केस देखते हैं कि जब कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड हमको दिया है वो कैटायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कैटायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर या तो लेफ्ट में है या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है Ni, यहाँ पे H2O, ठीक, 6Cl2। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, बोल रहा है कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका नेम लिख के हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपाउंड दिया है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट हो वो या तो लेफ्ट में हो या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो देखिए, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, लेकिन लेफ्ट में है, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये कंपाउंड कैटायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब हम ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले ये रूल कहता है कि सबसे पहले हम नाम लिखते हैं नेम ऑफ लीगेंड। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट इज द नेम ऑफ द लीगेंड। ठीक है, जो लीगेंड है उसका हमको नाम लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपाउंड में लीगेंड कहाँ पे है। तो देखिए, लीगेंड का मतलब होता है लिविस बेस, जो लिविस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। और मैंने बताया था लिविस बेस वो होते हैं जो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो लिविस बेस होंगे या जो लीगेंड होंगे वो कौन से होंगे, वाटर होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, वो भी कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 6 है। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ये कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, तो ये अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, अब ये समझ में आएगा। सबसे पहले अभी तक देखते हैं नेम ऑफ लीगेंड हमको लिखना है। तो लीगेंड यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाटर है तो हम यहाँ पे वाटर लिख देंगे। हर एक टाइप के जो लीगेंड्स होते हैं उनका नाम जब हम लिखते हैं तो उनका नाम कुछ मतलब
पहले से IUPAC द्वारा डिसाइड किया हुआ है वही लिखना है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर को हम वाटर नहीं, वाटर को एक्वा लिखते हैं, ठीक है। अगर वाटर लीजेंड की तरफ बिहेव कर रहा है तो उसका नाम एक्वा हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्वा, लेकिन बस एक्वा नहीं लिखेंगे। देखिए ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 है, ठीक है। तो यहाँ हम हेक्सा एक्वा लिखेंगे। अगर 2 होता तो बाई एक्वा, ठीक है। अगर 3 होता तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले अगर कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम सबसे पहले नेम ऑफ लीजेंड लिखेंगे। अच्छा, लीजेंड के जब हम नाम लिखेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि वो लीजेंड कितने मॉलिक्यूल हैं, वो लीजेंड के कितने मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, कितना है वाटर, 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा, ठीक है। नेम ऑफ लीजेंड हो गया। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का मतलब क्या है कि जो लिविस एसिड है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल, तो यहाँ हम लिख देंगे हेक्सा एक्वा निकल, ठीक। अब यहाँ हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, OS ऑफ CMA इन रोमन, ठीक है। देखिए OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है निकल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। और वो भी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए अगर 3 आया निकालने पे, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऐसे 3 लिख देंगे, रोमन में लिखेंगे 3 ऐसे, ठीक। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल मेटल एटम का, उसको हमको रोमन में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने का भी तरीका बताता हूँ, उससे पहले आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हमको लिखना है नेम ऑफ आयन। तो देखिए नेम ऑफ आयन का मतलब है कि जो आयन है, ठीक, उसका नाम लिख देना। अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में आयन कौन है, तो मैंने बताया जो बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है उसी को तो आयन बोलते हैं, तो ये है आयन, ठीक है। अब क्लोरीन जब आयन की तरह बिहेव करता है, जैसे देखिए मान लीजिए हम NaCl का एग्जाम्पल लें, ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लोरीन आयन की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाता है, क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे यहाँ पे वाटर 6 बार था तो हेक्सा लिखे थे, अगर 2 बार रहता तो बाई लिखते, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे बाई लिखना चाहिए था या डाई लिखना चाहिए था, ठीक है, डाई क्लोराइड, ठीक है। लेकिन बस हम क्लोराइड लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीजेंड होते हैं वो कितनी बार हैं ये हमको बताना जरूरी है, लेकिन जो आयन होता है मतलब बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो है वो 1 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 10 बार हो, ठीक है। उसके आगे बाई ट्राई ये सब हमको नहीं लिखना है, बस उसका नाम लिख देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में लेके चलिएगा कि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो लीजेंड है वो कितनी बार है वो हमको बताना पड़ेगा, लेकिन बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो आयन्स होते हैं, अच्छा ये आयन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। अगर इधर है तभी भी हम एक ही, अगर 2 बार है तो ये नहीं बताएंगे कि 2 बार है, 4 बार है तो ये नहीं बताएंगे 4 बार है, ठीक है। तो बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन होता है उसका बस हम नाम लिख देते हैं, हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि किसका निकालना है। तो हमको पता है यहाँ पे हमको निकल का निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका मान लेते हैं हम X, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं X, ठीक है, पहली चीज़। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम तभी निकाल पाएंगे जब बाकी के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता हो। अब कई लोगों को यही नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि वो जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो देखिए वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर का कोई मॉलिक्यूल है तो वो बाहर के किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, गेन लूज नहीं करेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये हमको थोड़ा सा नॉलेज से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो थोड़ा बहुत हम याद कर लेंगे। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल होते हैं और कौन कौन से जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो यहाँ पे वाटर जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमको पता है जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं,
ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 का चार्ज होगा। इसका मतलब जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मैंने x मान लिया। अब एक वाटर पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 6 पे कितना हो जाएगा, 6 × 0 0। तो देखिए बाकी सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें जोड़ेंगे तो x + 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2, तो इसको भी जोड़ेंगे तो -2 हो गया। और अब पूरे को बराबर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे को बराबर करेंगे। अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर करेंगे, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे +2 का चार्ज रहता, ठीक है, +3 का चार्ज रहता, +3 का मान लीजिए चार्ज रहता, तो यहाँ पे +3 लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ +3 नहीं -3 रहता, तो यहाँ पे क्या लिख देते, -3 लिख देते। लेकिन अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो x = आ जाएगा 2। इसका मतलब x हमने किसको माना था, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट को, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 2। 2 को हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन 2 को ऐसा नहीं कि ऐसे 2 लिख देंगे, इसको रोमन में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम पड़ गया हेक्सा एक्वा निकल। इसको 2 को 2 नहीं पढ़ते हैं, सेकंड, 3 रहता तो थर्ड, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा निकल सेकंड क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमको नाम देना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, जितने भी लोगों को मैंने देखा है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो लीजेंड्स, जितने भी लीजेंड्स हैं या जितने भी जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता रहेगा, तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आपको 2-3 याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है वाटर, वाटर के ऊपर H2O, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। दूसरा होता है NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। तीसरा आएगा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। और चौथा आएगा इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ये जिसका फॉर्मूला होता है CH2 CH2 NH2 NH2, याद कीजिए। और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो देखिए और भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो चार हैं, ये जो 4 लीजेंड्स हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए वाटर अगर लीजेंड की तरह काम कर रहा था तो इसको हम क्या लिख रहे थे, एक्वा लिख रहे थे। ऐसे ही अमोनिया अगर लीजेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम अमीन लिखेंगे, इसको हम अमीन लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए CO काम कर रहा है लीजेंड की तरह तो इसको हम कार्बोनिल लिखेंगे, इसको हम कार्बोनिल लिखेंगे। ये सब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन को इथाइलिन डायमीन लिखते हैं, ठीक है। इसका तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। तो ये हो गए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये -1 वाले कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर -1 होता है उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो देखिए -1 चार्ज वाले जितने भी -1 चार्ज वाले जितने भी लीजेंड होते हैं, ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपको याद रखना है हैलोजेंस, जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनके ऊपर -1 का चार्ज होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ NO2- हो गया, NO2 नाम का जो मॉलिक्यूल है, ठीक, या फिर CN- साइनाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके ऊपर भी -1 का चार्ज होता है, तो याद रखिएगा। तो -1 के चार्ज में आपको याद रखना है हैलोजेंस, NO2- और साइनाइड, ठीक है, इनके ऊपर -1 का चार्ज होता है। अब -2 वाले याद रखिए, -2 चार्ज वाले। तो देखिए -2 में आपको 2 याद रखना है। पहला ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन जिसका फॉर्मूला होता है C2O4, अच्छा इस पे चार्ज होता है -2 का, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन, और दूसरा सल्फेट आयन SO4-2, ठीक। तो याद, अब देखिए तो याद रखिए, पहला न्यूट्रल टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे लीजेंड जो न्यूट्रल होते हैं, तो वाटर हो गया, ठीक है, फिर अमोनिया हो गया, ठीक,
फिर वो इथाइलिन डायमीन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। वाटर को एक्वा बोलते हैं, अमोनिया को अमीन बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं अगर वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो, ठीक है। और इथाइलिन डायमीन को इथाइलिन डायमीन ही बोलते हैं। फिर याद करिए -1 चार्ज वाले, तो -1 चार्ज वाले में आपको एक तो हैलोजेंस याद रखना है। तो मान लीजिए हैलोजेंस में क्लोरीन है, क्लोरीन लिगेंड की तरह काम करने लगा, ठीक। अब क्वेश्चन आप लोग को, कई लोग को लग रहा होगा कि क्लोरीन तो हमने देखा है कि बाहर लिखा होता है तो आयन की तरह काम कर रहा है, तो वो लिगेंड की तरह कैसे काम कर सकता है। तो याद रखिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो लिगेंड की तरह भी काम कर सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं और आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर हैं हैलोजेंस तो वो आयन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हैं तो वो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर जितने भी हैलोजेंस हैं अगर वो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। और अगर बाहर आयन की तरह काम कर रहे हैं तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। -2 चार्ज किस पे होता है, तो याद रखिएगा दो इस पे, एक तो ये ऑक्जेलेट और ये सल्फेट। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ऑक्जेलेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो क्या लिखेंगे इसका नाम, तो इसको लिखते हैं ऑक्जेलेटो। जैसे मान लीजिए अगर 2 बार ऑक्जेलेट आयन है तो डाई ऑक्जेलेटो, ठीक है, 3 बार है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ऐसे ही ये मान लीजिए सल्फेट है, ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो इसका नाम लिखेंगे सल्फेटो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड रूल हम बाद में देखेंगे, पहले इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास ये है, CO NH3 4 H2O ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो देखिए नाम देते हैं सबसे पहले, फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी, आप नाम दे देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का रूल देखा है, एनायनिक का तो देखा भी नहीं है। तो अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी हम नाम देंगे। तो देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ये है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट लेफ्ट में है, मतलब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो रूल याद रखिए, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड यहाँ पे क्या है, बस अमोनिया, ठीक। अमोनिया कितना है, 6, तो लिखेंगे हेक्सा, अच्छा अमोनिया को क्या लिखते हैं, अमीन, ये सब मैं बताया हूँ, हेक्सा अमीन, ठीक है। नेम ऑफ लिगेंड के बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे, निकल, तो निकल, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इसका, अभी वो निकाल लेंगे बाद में। उसके बाद लास्ट में नेम ऑफ आयन, आयन क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, बस क्लोराइड लिख लेंगे, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ें बताया है कि लिगेंड कितनी बार है वो लिखना जरूरी है, लेकिन जो आयन है वो कितनी बार है वो नहीं दिखाना जरूरी है, बस उसका नाम लिख देंगे। तो ये लिख देंगे हम क्लोराइड, ठीक। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसका निकालना है तो इसको एक्स मानेंगे। हमको पता है अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये सब चीज़ें मैंने पहले अभी बताया था, ठीक है, कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लिगेंड है उनको याद रखना है। तो अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया, ये सब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 1 पे 0 होता है तो 6 पे भी 0 हो जाएगा, तो x + 0। और हमको पता है क्लोरीन मतलब जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन पे -1 का चार्ज होता है, तो 1 पे -1 तो 2 पे -2। इस पूरे को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है तो उसके, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 को बराबर करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, और इसको हम यहाँ पे रोमन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ दूंगा वो आप करिएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जो मतलब दूसरा बच गया हमारा कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तब उसका नाम हम कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये कंपाउंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, तो है। अब रूल लगाते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए लिगेंड बहुत सारे दिख रहे हैं हमको। अब ध्यान से देखिए, पहले आप लिगेंड को पहचानिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं, और एक होता है सेंट्रल मेटल एटम मतलब लीविस एसिड। तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना तो बहुत आसान है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब होंगे सेंट्रल मेटल एटम। इनको छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो लिगेंड है। तो देखिए
इसको छोड़ के बाकी ये अमोनिया ये भी लिगेंड और वाटर ये भी लिगेंड। अब अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये भी लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ये भी लिगेंड की तरह काम कर रहा है, मतलब ये भी कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है। तो अब हम नाम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का, लेकिन अब जो मैंने लिखवाया था नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अब उसका यूज यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये अमोनिया है, इसको हम क्या नाम लिखते हैं, अमीन। ये है वाटर, इसका हम क्या नाम लिखते हैं, एक्वा। तो देखिए इसका हम लिखते हैं अमीन, इसको लिखते हैं एक्वा। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से अल्फाबेटिकली मतलब डिक्शनरी में कौन सा नाम पहले आता है। तो देखिए पहले वर्ड को मिलाएंगे तो ए, दोनों में ए है, तो यहाँ से तो डिसाइड कर नहीं सकते। अब दूसरा मिलाएंगे, इसमें एम है, इसमें क्यू है। अब एक बार बताइए, अल्फाबेट में एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है, तो एम पहले आता है, ठीक है, क्यू बाद में आता है, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकली इसका नाम पहले पढ़ना चाहिए, ठीक। तो जो अमोनिया वाला है मतलब अमीन है, उसको हम पहले लिखेंगे। अच्छा अमीन कितना है, 4, तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा अमीन। उसके बाद डाई एक्वा, 2 बार वाटर है, डाई एक्वा। अब नेम ऑफ लिगेंड हो गया। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाल के लिख देंगे। और लास्ट में नेम ऑफ आयन, आयन क्या है, क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड। अब देखिए आयन एक बार हो चाहे कितनी बार हो, 10 बार हो, ये सब नहीं दिखाते, उसके आगे बाई ट्राई ये सब चीज़ें नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका, तो इसका निकालना है, इसको मान लेंगे x। हमको तो पता है अमोनिया का 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर का भी 0 होता है, ये भी न्यूट्रल है, तो इन सब का 0 हो जाएगा, तो +0। और क्लोरीन का होता है 1 पे -1 तो 2 पे -2, फिर अल्टीमेटली -2 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आ जाएगा, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम ये पड़ गया, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा करने का। और अगले क्लासेस में जो सेकंड वाला केस बच गया, मतलब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कंपाउंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट राइट में है या फिर उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये CuNH3 5। अब देखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन में क्लोरीन बाहर भी है, क्लोरीन अंदर भी है, ठीक। तो मैंने बताया हैलोजन जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक। तो अगर अंदर है, जो अंदर वाला है उसका नाम लिखेंगे क्लोरो, और बाहर वाला जो है उसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी, और बाकी आप अपने बुक्स में जो भी चीज़ें आपके पास है उसको खोजिए और उसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस खोजिए, उनका यूपीएससी नेम दीजिए, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इसमें और थोड़ा सा डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।